हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 देखने जा रहे हैं फिजिक्स का। अगर आप अभी फर्स्ट सेम सिविल मैकेनिकल होंगे, ठीक है, फिजिक्स पढ़ना है। अगर इसी चीज़ को इलेक्ट्रिकल वाले को सेकेंड सेम में पढ़ना है, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट होता है, जो अभी आप फर्स्ट सेम में पढ़ रहे हैं सिविल मैकेनिकल, वो सेकेंड सेम में इलेक्ट्रिकल पढ़ेगा। इलेक्ट्रिकल जो अभी पढ़ रहा है वो आप सेकेंड सेम में पढ़ेंगे। मतलब इंटरचेंज हो जाता है एक सेमेस्टर के बाद, ठीक है। तो व्हाट आर द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको सिलेबस, आप जब अपना सिलेबस देखे होंगे फिजिक्स का, तो वहाँ पे एक टॉपिक आया होगा इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस करके। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ही इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम आता है। इससे क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। तो आपको बहुत ही डिटेल में फिजिक्स चल रहा है, इतना डिटेल में कहीं आपको फिजिक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को यहाँ से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहले जो बोल रहे हैं उसको समझिएगा कि अगर हम लोग किसी भी सिस्टम को ऑब्जर्व करें तो रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेट होता है ना, सबसे बढ़िया कोऑर्डिनेट होता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सबसे बढ़िया, यानी एक्स और वाई होता है। अगर तीसरा कोऑर्डिनेट देखें तो क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। जिसमें एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर टाइम को भी इसमें कंसीडर कर दिया जाए, जिसे तीन फ्रेम हुआ, एक्स वाई जेड हुआ, तीन फ्रेम हुआ। अगर इसमें हम लोग टाइम को भी इंक्लूड कर दे, टाइम को भी कंसीडर कर ले, ठीक है, तब उसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। बात समझ में आया। कोऑर्डिनेट में ऑब्जर्व कर रहे हैं आप एक्स वाई जेड, अगर टाइम को भी इंक्लूड कर दे, टाइम के रिस्पेक्ट में देखें, ठीक है, एक, तो उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा अभी तक, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट में जो ओरिजिन होता है, तो अब ओरिजिन पे से हम लोग ओरिजिन से कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड और टाइम को भी यहाँ पे कंसीडर करें, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफरेंस ऑफ फ्रेम कहते हैं। अब यहाँ से और दूसरी बात समझाते हैं आपको रिफरेंस ऑफ फ्रेम के लिए। यहाँ पे स्पेस टाइम रिफरेंस फ्रेम है। तो दोनों को हम एक ही बार समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप जा रहे थे यहाँ रास्ता से, ठीक है, ये आप हैं, ठीक है। ये जा रहे थे इस रास्ते से, आपको इधर जाना था कहीं पे, आपका अपना कॉलेज जाना था। आप फर्स्ट बार कॉलेज जा रहे हैं, अभी आप फर्स्ट सेम में भी होंगे तो फर्स्ट बार कॉलेज जा रहे हैं अपना। ये आपका कॉलेज है, ठीक है। चलिए ये आपका कॉलेज है। चलिए यहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह था, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मंदिर है, ठीक है। यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे मंदिर है, ठीक है। अब यहाँ से जा रहे थे, अब यहाँ पे आप पहुँचे, यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे कोई, यहाँ पे आपके सीनियर थे, कोई एजेड थे, ठीक है, कोई बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए थे। आप उनसे पूछते हैं कि सर बताइए मेरा कॉलेज किधर है, मतलब कॉलेज जाना है, हम किधर से जाएंगे। तो वो बता दे आपको कि चले जाइए यहाँ से 2 किलोमीटर आगे, 2 किलोमीटर आगे। और यहाँ पे जैसे मंदिर था, मंदिर बहुत दूर बना दिए, मंदिर मान लीजिए यहाँ होगा, ठीक है। तो मंदिर से ऐसे बताते हैं ना, मंदिर से पूरब 2 किलोमीटर। सुने कभी ऐसा कोई बताते हैं आपको कि यहाँ से लेफ्ट हो जाइए, लेफ्ट होके राइट हो जाइएगा, वहां से मंदिर होगा, उसके पीछे है, ठीक है। या वहां पे एक ऑफिस होगा, ऑफिस के आगे है, ऑफिस से उत्तर है, ऑफिस से नॉर्थ में, ऑफिस से साउथ में है, ऐसा करके आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि आपको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है। ये क्या बताया जा रहा है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। लेकिन वही अगर हम आपसे पूछे, जैसे आप जाते होंगे ट्रेन से, बस उससे जाते, तो बोलते हैं ना कि बिहार शरीफ जाने में कितना टाइम लगेगा, तो बोलते हैं दो 2 आवर्स लगेगा, अभी 2 घंटा लगेगा। तो किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम दो के रिस्पेक्ट में बताया जाता है। और उसमें जो डिस्टेंस होता है उसमें 3 कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। जो क्या बताया कि यहाँ से नॉर्थ है, 2 किलोमीटर आगे नॉर्थ पे है, 2 किलोमीटर आगे साउथ साउथ में है, ऐसा करके बताते हैं ना। टाइम के रिस्पेक्ट में भी बताते हैं कि 2 घंटा और लगेगा, 2 घंटा यहाँ से सामने चले जाइए, 2 घंटा के बाद मिलेगा, 5 मिनट के बाद है आपका। टाइम के रिस्पेक्ट में भी बताते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए तो उसी को हम लोग थ्योरी में पढ़ लेते हैं।
थ्योरी में पढ़ लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और स्पेस टाइम रेफरेंस क्या है, ठीक है, ये रेफरेंस फ्रेम क्या है। तो चलिए दोनों को देखते हैं हम लोग। यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। हम लोग किसी पोजीशन और किसी भी पार्टिकल का पोजीशन बताते हैं। ए फिजिकल फिनोमेना और इवेंट इज नोन एज रेफरेंस ऑफ फ्रेम, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम द सेट और कोऑर्डिनेट एक्सिस रिलेटिव टू विच द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल द टाइम ऑफ एन इवेंट। कोई भी जो आपका आने वाला शहर सिटी या कोई घटना होने वाला है, कोई इवेंट होने वाला है, वो कितने टाइम के बाद हो रहा है, कौन सा कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, इसी सब को इसके बारे में पढ़ना होता है। द टाइम ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज नोन एज स्पेस टाइम रेफरेंस, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। देयर आर टू टाइप्स का रेफरेंस फ्रेम होता है। जो रेफरेंस फ्रेम होता है आपके पास टू टाइप का है। एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है, और दूसरा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। तो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल को समझाने के लिए पहले आपको क्या बताते हैं। आप बस में जा रहे थे, अभी कहाँ जा रहे थे, बिहार शरीफ जा रहे थे, ठीक है। बिहार शरीफ कॉमन सिटी आपको सबको पता होगा, कहीं से भी आप बिलोंग्स करते हो, ठीक है, सबको पता होगा बिहार शरीफ यहाँ से आगे है, ठीक है। यहाँ से आप जा रहे थे, मस्ती में जा रहे थे, यहाँ पे आप बैठे थे, आप बैठे हैं और वो बैठे हैं, समझ रहे हैं ना, कौन बैठे हैं, एक ही ऐसे बैठे हैं, देखिए दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है, आप भी बैठे हैं, वो भी बैठे हुए हैं। नीचे यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई खड़े हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके इनके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं ये ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, कोई और नहीं, ट्रैफिक पुलिस है। नहीं तो आप आपके घर वाले देख लेंगे तो पीटेंगे नहीं आपको। यहाँ पे कौन है, ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है। तो ट्रैफिक पुलिस है जो क्या कर रहा है, आपको देख रहा है, वहां से देख रहा है। तो जब इसको देख रहे हैं इधर ट्रैफिक पुलिस की तरफ आप देख रहे हैं, तो आपके और इसके बीच में कुछ क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है, ठीक है। टाइम के साथ आप चेंज कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। यानी इनके रिस्पेक्ट में आप क्या है, मोशन में है। किन के बीच, ट्रैफिक पुलिस और आपके बीच में क्या एक डिफरेंस है कि दोनों में आपका मोशन हो रहा है, ठीक है। आप इनके रिस्पेक्ट में आप आगे बढ़ रहे हैं, आप में मोशन हुआ है, ठीक है। चलिए दूसरा, अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। आप दोनों के बीच कोई मोशन हो रहा है क्या, दोनों इस अपने कंडीशन पे अगर दोनों आप दोनों देखें तो आप दोनों क्या है, रेस्ट में है। आप दोनों कौन सा कंडीशन में है, रेस्ट में, रेस्ट कंडीशन में है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस फ्रेम हुआ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, यहाँ पे एक्ट कर रहा है कब, जब आप दोनों किस में हैं, रेस्ट में है। जब ये दोनों के देख रहे हैं, बस और ट्रैफिक पुलिस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये दोनों के बीच में क्या है, नॉन इनर्शियल है, ठीक है, नॉन इनर्शियल है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे डिफिनीशन के साथ देखते हैं। डिफिनीशन कि जब कोई अनअसलरेटेड बॉडी होता है, उसके रिस्पेक्ट में अनअसलरेटेड हो, ठीक है। मतलब आप भी बस पे बैठे हैं तो आप अनअसलरेटेड है, ठीक है, और जो आपके बगल में बैठे हैं उनका भी बॉडी क्या है, अनअसलरेटेड है, ठीक है। हाँ, रेस्ट में हो या मूविंग भी करे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से। असलरेशन का मतलब समझते हैं, असलरेट मतलब बढ़ाना, अनअसलरेट माने भले मूव कर रहा हो, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड से यहाँ है, अब 5 मीटर पर सेकेंड से भी आगे भी है, तो इसका बॉडी बोलते हैं अनअसलरेटेड है, चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। चेंज कब होगा, जब 5 से 6 हो जाएगा। डीएसलरेट कब हो जाएगा, जब 5 से 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अनअसलरेट का मतलब उसमें कोई भी असलरेशन नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू विच एन अनअसलरेटेड बॉडी इज अनअसलरेटेड, ठीक है। जिसको आप देख रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में आपका बॉडी अनअसलरेटेड रहेगा, ठीक है। यानी आप दोनों बैठे थे बस में तो आपका बॉडी भी अनअसलरेटेड है, जिनके साथ बैठे हैं उनका भी बॉडी अनअसलरेटेड है। या तो वो रेस्ट में रहे या तो मूविंग रहे, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के रहे। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, असलरेटेड हो जाएगा ना। 5 मीटर पर सेकेंड से था 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो क्या हो गया, असलरेशन हो गया। रहना चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड ही। तो आप दोनों खड़े थे उस बस में, दोनों बैठे हैं तो दोनों का बॉडी क्या है, रेस्ट में है।
दोनों का बॉडी रेस्ट में है, तो रेस्ट में तो वही बता रहा है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू विच एन असलरेटेड बॉडी इज अनअसलरेटेड that at rest or moving with constant velocity is known as inertial frame। तो inertial frame में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड होता है, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्सिया इज वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम क्या है, ठीक है। इसको कंसीडर नहीं कीजिएगा, ये तो मतलब ऐसा ही वेलोसिटी का, तो इसको चलिए बोलेंगे काहे काट दिए सर, हमको भी दिखा दीजिए जो लिखे थे। तो ये आप पढ़ के आए v इजकल टू यू प्लस ए टी, तो इसी को यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल दिए कि एक्सेलरेशन होता है। लाइव क्लास पढ़ाते थे ना पिछले साल, तो वहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछे थे कि सर इसको एक्सेलरेशन, तो ऐसे ही झूठ मूठ कर दिए थे यहाँ पे बैठ के, ठीक है। चलिए आप लोग को भी पढ़ाएंगे, बस थोड़ा दिन और वेट कीजिए, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज अनएक्सेलरेटेड एंड नॉन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज अनएक्सेलरेटेड के भी नाम से जानते हैं, नॉन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के भी नाम से जानते हैं। इनर्शियल फ्रेम को, इनर्शियल फ्रेम को अनएक्सेलरेटेड और नॉन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से भी जानते हैं। कंसीडर ए कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू विच ए बॉडी इज इन मोशन, ठीक है। लेट एक्स बाई जेड बी द, आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे यहाँ पे, बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम, द बॉडी इज नॉट एक्टेड बाई एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ जो एक्स वाई जेड को ले रहे हैं, किसी कोऑर्डिनेट में ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, हम पहले एक्स एक्सिस पे देखते हैं, फोर्स को एक्स एक्सिस पे देखते हैं। तो फोर्स इजकल टू पढ़े हैं क्या होता है, फोर्स इजकल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। पीछे पढ़ाए ना, पीछे लेक्चर में आप देखिए ना, वहाँ डिराइव भी किए थे। तो फोर्स इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये जो इसको फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस में देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो था फोर्स को क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स को जीरो यहाँ पे ले रहे हैं। तो एफ इजकल टू एम ए, तो यानी एम ए इजकल टू जीरो। अब यहाँ एम ए का वैल्यू क्या है बाबू, ए को आप एक्सेलरेशन जानते हैं, तो यहाँ पे अब इधर देखिए, इधर देखिए थोड़ा सा वेलोस, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, वेलोसिटी आता है। डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है, एक बार और करते हैं तो क्या आता है, एक बार और करेंगे तो क्या आता है, बोलिए जल्दी से, एक्सेलरेशन आता है। क्लियर, एक बार और इसी को डिफरेंशिएट कर देते तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। क्लियर है, एक बार और डिफरेंशिएट कर दे, या ऐसा हम लिख सकते हैं, इसी को ऐसा लिख सकते हैं, मान लीजिए एक्स डिस्प्लेसमेंट था, तो एक बार डिफरेंशिएट कर दिए तो क्या गया, वेलोसिटी। इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक बार और डिफरेंशिएट करने का मतलब d2/dt स्क्वायर, ठीक है। तो यही क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, यही एक्सेलरेशन। तो यहाँ पुट कर दे मास इंटू d2x अपॉन, सॉरी एक सेकेंड, मास इंटू क्या हो जाएगा, d2x अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट में, तो टी स्क्वायर इजिकल टू जीरो कर दे, कोई दिक्कत है, आई होप समझ आया होगा, ठीक है। इसी तरह से तीनों कंडीशन में करेंगे, एक्स के कंडीशन में भी, वाई के कंडीशन में भी, जेड के कंडीशन में भी, तीनों के कंडीशन में उसका वेलोसिटी निकाल देंगे, बस हो गया, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो यहाँ पे तो एम इजकल टू d2/x, यानी एक्सेलरेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। अब मास यानी गुना में तो उधर भेज दिए भागा में, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या होगा, dx/dt, और जीरो का यानी कोई भी जीरो का इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट ले लेते हैं u, वेलोसिटी है तो u ले लेते हैं। अब किसके रिस्पेक्ट में, x के डायरेक्शन में था ना, तो ux लगा दिए, ठीक है। तो dx/dt इजिकल टू ux। उसी तरह से बाई के डायरेक्शन में करेंगे तो सेम कंडीशन, एम यहाँ पे जहाँ पे बाई को करेंगे तो d2/dt स्क्वायर इजिकल टू जीरो। यहाँ पे मास यानी गुना में, तो इधर हो गया भागा में, तो d2/dt स्क्वायर इजिकल टू जीरो। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ लिख दीजिएगा इंटीग्रेशन बहुत साइड, तो dy/dt इजिकल टू u बाई, ठीक है। उसी तरह से किसका करेंगे, जेड का करेंगे, तो एम d2/dt स्क्वायर इजिकल टू जीरो। एक बार करेंगे तो dz/dt इजिकल टू uz। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कांस्टेंट तीनों में वेलोसिटी आया है, तो ux, u बाई यू जेड आर वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग x बाई जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहीं पे जो तीनों है क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी आया था ना, कांस्टेंट वेलोसिटी निकाले थे। तो आपको यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप वेलोसिटी दिखाएं, ठीक है,
वेलोसिटी दिखाएं, इस तरह से आप दिखा सकते हैं, या ऐसे वहाँ पे नहीं आता है, 7 नंबर या 14 नंबर पे डिपेंड करता है कि कितना नंबर में आपका क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 7 नंबर में आएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आप क्या कीजिएगा, पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पेस टाइम रेफरेंस का थोड़ा सा डिफिनीशन देके इनर्शियल के बारे में लिख दीजिएगा और नॉन इनर्शियल के बारे में लिख दीजिएगा। अगर वही 14 नंबर में आ जाए तो इस तरह से डेरिवेशन भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एनी रिफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ, जितने भी मतलब जो भी फ्रेम रिफरेंस फ्रेम अटैच है अर्थ से, उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। ए कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स ऑन द अर्थ स्पिनिंग मोशन। ठीक है, स्पिनिंग मोशन का मतलब एक ही पॉइंट पे अटैच हुआ, उसके चारों ओर घूम रहा हो। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। ए कार्ट एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई भी गाड़ी अगर रेस्ट में खड़ा हो, ठीक है, या जा भी रहा हो तो किससे जा रहा हो, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी को बढ़ाना घटाना नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। सॉरी इनर्शियल, बार बार नॉन इनर्शियल आ रहा था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब आते हैं नॉन इनर्शियल में। नॉन इनर्शियल क्या था कि जहाँ एक बॉडी एक्सेलरेटेड रहेगा, दूसरा अनएक्सेलरेटेड रहेगा। जैसे आप अभी बस पे बैठे थे, उधर गए क्या बस से, बैठे हैं ना, अभी बैठे हैं, यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस था वो आपको देख रहा था, तो यहाँ पे आपका क्या है, अनएक्सेलरेटेड बॉडी है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अनएक्सेलरेटेड बॉडी आपका एक्सेलरेट कर रहा है, गाड़ी के साथ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेफरेंस ऑफ फ्रेम बना रहा है वो कैसा बना रहा है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम बना रहा है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से पढ़ना। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू विच एन एक्सेलरेटेड बॉडी इज एक्सेलरेटेड इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया इज नॉट वैलिड। नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपका वैलिड नहीं होता है न्यूटन्स लॉ। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड एंड रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको उसको हम किस नाम से जानते थे, नॉन रोटेटिंग के नाम से, इसको जानते हैं रोटेटिंग फ्रेम के नाम से। ठीक है, एनी रेफरेंस फ्रेम विद द यूनिफॉर्म लीनियर एक्सेलरेशन, जो भी लीनियर एक्सेलरेशन से जो अगर मूव करेगा तो उसको हम उसको क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। ए कार्ट मूविंग वेरिएबल वेलोसिटी, कोई गाड़ी है जो कभी रुक रही है, कभी चल रही है, कभी स्पीड कम कर लिया, कभी ज़्यादा कर लिया, तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम के नाम से जानते हैं। एन एयरक्राफ्ट मेकिंग इज टेक ऑफ रन। ठीक है, कोई भी एयरक्राफ्ट है जो रन करने के लिए या वहाँ पे ऑफ होने के लिए आया है, तो देखिए पहले अगर मान लीजिए कि जैसे एरोप्लेन है तो वो क्या करेगा, पहले स्पीड बांधने के लिए अपना स्पीड चेंज करता है ना। ठीक है, मतलब स्पीड बढ़ाता है, फिर स्पीड जब गेन कर लेता है उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है तो उड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। यहाँ पे v इजकल टू यू प्लस ए टी जनरल मेथड होता है, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैलकुलस मेथड है, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ग्राफिकल मेथड है। तो ये ऐसा नहीं इनर्शियल इनर्शियल का है, ये ऐसा ही लिख दिए थे यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ मोशन 3 तरह का होता है, v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, अब आते हैं इनवेरियंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग सिलेबस देख के पढ़ते हैं ना बाबू, सिलेबस में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, सिलेबस में हिडन होता है, सिलेबस में कुछ कुछ चीज़ें हिडन होता है। आपको देखिए अगर पूरा चीज़ को लिख दे तो सिलेबस सिलेबस रहेगा क्या, बुक बन जाएगा ना। तो इसलिए कि जिसके अंदर में मान लीजिए कि आपको कुछ बता, एग्जाम्पल लेके बताते हैं, जैसे आप पढ़ते होंगे न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, तो उसको वहाँ लिखना जरूरी होगा क्या कि न्यूटन्स लॉ में बताओ, फर्स्ट लॉ बताओ, सेकेंड, खाली लिख देगा न्यूटन्स लॉ पढ़ना है। तो न्यूटन्स लॉ के अंदर क्या पढ़ना है, फर्स्ट लॉ पढ़ना है, सेकेंड लॉ पढ़ना है, थर्ड लॉ पढ़ना है, तो बारी बारी से तो लिख नहीं ना सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हिडन हो गया कि न्यूटन्स लॉ में तीनों लॉ पढ़ना है, और कुछ कुछ चीज़ें साफ साफ लिख दिया जाता है।
तो अगर अभी जैसे कुछ कुछ चीज़ें पीछे पढ़ाए होंगे, आपको लगता होगा सर ये तो सिलेबस में था नहीं, तो कुछ कुछ हिडन चीज़ होता है बाबू, आपको समझना। आपको अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ वो चीज़ उसके अंदर है, लेकिन जब आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ साफ साफ लिखा होगा आपके सिलेबस में, इन वेरी, और जो पीछे पढ़ाए रेफरेंस ऑफ फ्रेम वो भी साफ साफ लिखा होगा। उसके पीछे आपको पढ़ा रहे थे स्केलर वेक्टर अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी आपका लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी है सिलेबस से देखिए, 6 मंथ का टाइम होता है तो फालतू चीज़ यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 6 मंथ का ही टाइम है, उसमें भी 2 मंथ आपको फेस्टिवल, आपका बर्थडे सेलिब्रेशन, आपके फ्रेंड्स वगैरह का, ठीक है, तो उसी में निकल जाएगा। 3 से 4 महीना आपके पास पढ़ने का टाइम है, तो टू द पॉइंट बताया जाता है यहाँ पे, कोई भी फालतू चीज़ नहीं बताया जाएगा, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ा जाएगा जिससे आपका क्वेश्चन छूटे, ठीक है। सारा कुछ बताया जाएगा, बस टू दी पॉइंट, ठीक है। और जब आप लोग ब्रांच पेपर में पहुंचेंगे थर्ड सेमेस्टर से, तो आपको बहुत ही डिटेल में ब्रांच पेपर पढ़ाया जाएगा। अभी देख रहे होंगे, वीडियो भी अपलोड हो रहा होगा थर्ड सेमेस्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा क्यों बकवास करें। इनवेरियंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम लोग न्यूटोनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ने में। चलिए देखते हैं आगे। कोई रेफरेंस फ्रेम था, ये रेफरेंस फ्रेम ले लिए एक्स बाई जेड। 3 रेफरेंस फ्रेम है बाबू, 3 रेफरेंस फ्रेम है। इस तीनों रेफरेंस फ्रेम को देखते हैं यहाँ पे, तो एक्स बाई जेड आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर लंबा हो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक्स बाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ टाइम जब जीरो ले रहे हैं, टाइम कोई भी टाइम नहीं हो, ठीक है, ओरिजिन हो गया। अब इसी के पैरेलल दूसरा रेफरेंस फ्रेम ले रहे हैं, इसी के पैरेलल, मतलब इसी को जस्ट समझिए कि इमेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसी रेफरेंस फ्रेम को इमेज कर रहे हैं वहाँ पे। तो अब देखिएगा, ध्यान ये समझ, अगर फिगर समझ गए ना तो डेरिवेशन इसका बहुत आसान लगेगा। फिगर आप समझ गए तो ये बाई डैश से क्या, पैरेलल ले रहे हैं तो बाई से क्या हो जाएगा, बाई डैश। एक्स के इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो इसके डायरेक्शन में तो डिस्टेंस चेंज होगा। बाई पैरेलल है तो बाई में डिस्टेंस चेंज होगा। ये यहाँ पहुंच जाता तब ना बोलते कि ये यहीं तक था, ये यहाँ तक हो गया, तो देखिए डिस्टेंस इतना क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऐसा तो हुआ नहीं यहाँ पे, यहाँ पे हुआ, बाई में कोई चेंजेस नहीं हुआ, बाई में चेंज नहीं हुआ। चलिए इतना समझ गए, क्योंकि आगे बताएंगे बाई के लिए डायरेक्ट लिख देंगे, तो अब वहाँ पे नहीं सोचिएगा सर बाई डायरेक्ट क्यों लिख दिए, क्योंकि देखिए बाबू बाई में डायरेक्शन चेंज हुआ है, बाई में डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बता रहा है कि हम किस किस एक्सिस पे जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ठीक है, इधर जा रहे हैं, तो ऊपर चेंज होगा, आगे की ओर ना चेंज होगा। नहीं समझ रहे हैं, देखिए देखिए समझाते एकदम हर एक पॉइंट को समझ कर चलिए, ठीक है। मान लीजिए कि आप हैं इसे, ये आप हैं, बार बार आप ही को हम बनाएंगे, देखिए आप हैं, अब इस लाइन पे जा रहे थे, इस लाइन पे जा रहे थे, तो यहाँ पे जा रहे थे, तो क्या आपका लंबाई बढ़ जाएगा, कुछ दूर आगे चलिएगा इस डायरेक्शन में, तो आपका जो बाई डायरेक्शन है आपका लंबाई बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। अब कोई सोच रहा होगा सर 2 साल चलते रहेंगे तो बढ़ जाएगा लंबाई, 2 साल नहीं चलना है, कुछ ही देर के लिए चलना है, तो कुछ देर में तो आपका लंबाई बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ही बात है यहाँ पे कि इसकी लंबाई नहीं, किस डायरेक्शन में, हाँ डिस्टेंस आपका बढ़ गया, कि आप अभी यहाँ थे तो कुछ दूर के बाद यहाँ चला गया है, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। तो उसी को ले रहे हैं, सिर्फ उसी को एज्यूम करना है। जेड में भी कोई चेंज होगा, जेड में भी कोई चेंज नहीं होगा, जेड का भी डायरेक्शन सेम ही रहेगा। यानी हमको सिर्फ यहाँ किस में देखना है, एक्स वाला में देखना है, ठीक है, एक्स वाला में देखना है। तो चलिए एक्स वाला में देखना, तो ये से है तो एस डैश, तो कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं। आप बोलिए उधर से जल्दी से, लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बोलिए हाँ एस, ठीक है। देखिए वी टी डिस्टेंस, कोई भी ट्रेवल किया होगा जितना भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वी टी, इसका नाम लिए एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अच्छा वो तो बोलना भूल ही गए थे, इस पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचना है। तो इसके लिए जो बाई था उसके लिए पी ले लेते हैं, पी कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, ठीक है, और टी, और बाई डैश वाला के लिए क्या ले लेते हैं, एक्स डैश बाई डैश जेड डैश टी डैश, ठीक है। इस पॉइंट पे दोनों को इसी पॉइंट पे पहुंचना है। तो ये मतलब एक रेफरेंस फ्रेम है, एक रेफरेंस पॉइंट है, कि इस पॉइंट के अलोंग कंसीडर करना है आपको, ठीक है। तो चलिए ए पॉइंट हो गया आपका, जहाँ पे एक पहला वाले के लिए क्या है, एक्स वाई जेड है, उसके लिए कोऑर्डिनेट, और बाई डैश वाला के लिए क्या है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, ठीक है।
अब बताइए बाबू, यहाँ से इस पॉइंट तक जाने के लिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। इस पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस कितना होगा बताइए तो। इस पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस एक्स ले ले, यही एक्स है, ठीक है, एक्स ले लिए। अच्छा, दूसरा डिस्टेंस बताते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस एक्स डैश ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इतना दूर समझ में आ गया, पक्का आ गया समझ में। चलिए बढ़ते हैं तो। अच्छा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या था, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसको वी टी लिख लिए। अगर आपको एक्स का वैल्यू निकालना हो तो आप लिख सकते हैं वी टी प्लस एक्स डैश। जल्दी से बताइए तो कमेंट सेक्शन में। एक्स इजिकल टू, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, वी टी प्लस एक्स डैश, वी टी प्लस एक्स डैश, ठीक है। अब जितना कुछ लिखे हैं ना, जितना कुछ यहाँ पे समझाए हैं ना, उसी को वर्ड में लिख दिए हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए एक चीज़ और समझाते हैं। कहीं आपको मिल जाएगा कि समझा दिया जाएगा और वहाँ पे आपको पीडीएफ थ्योरी नहीं मिलेगा, पीडीएफ थ्योरी में बना के नहीं लिखेगा। लेकिन आप देने वाले हैं सेमेस्टर एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम का मतलब वहाँ पे पेज ही भरना होता है। न्यूमेरिकल अगर उस पेपर में है तो न्यूमेरिकल बनाइए, नहीं तो पेज भरिए, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पे पेज भरना है ना, तो पेज भरने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो चलिए देखिए उसी को कैसे सजा के लिखेंगे। कंसीडर ए सेट ऑफ टू इनर्शियल फ्रेम एस एंड एस डैश। दो गो फ्रेम चूज किए, एस और एस डैश। इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम फिगर दैट द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस इज पैरेलल टू द अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश। एक एस था, दूसरा क्या था, एस डैश था। द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड, और दूसरा क्या था, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। देखिए तो जो बोले थे उस वही चीज लिखा हुआ है। मोर ओवर द फ्रेम एस डैश मूव विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी along द एक्स एक्सिस द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस coincide एट टी इजकल टू जीरो। कुछ टाइम के बाद दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, कौन सा पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, ठीक है। कंसीडर दैट ए पार्टिकल पी एक्स वाई जेड हो जाएगा in moving along the positive x-axis and t within the first frame s, दस कोऑर्डिनेट p डैश। अब दूसरा के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, p डैश x डैश y डैश z डैश। तो ये सब चीज आपको समझा दी है ऊपर में। अब बताइएगा, अब सोचिएगा ध्यान से, बी ट्रांसफॉर्म्ड एज। अभी बोल रहे थे कि एक्स को आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिख के पूछे थे ना, यहाँ पे लिख के पूछे थे ना, उसी चीज को फिर से पूछ रहे हैं, बताइएगा। यहाँ पे हमको एक्स इजकल टू लिखना है, बताइए क्या क्या होगा। एक्स इजकल टू लिखना है, यहाँ से यहाँ तक है एक्स, इस पॉइंट तक एक्स है, ये है वी टी, ये क्या है, एक्स डैश। तो एक्स इजकल टू लिख सकते हैं आप वी टी प्लस एक्स डैश। जल्दी देख लीजिए, यहाँ से यहाँ एक्स है, वी टी है, ये एक्स डैश है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ के टोटल डिस्टेंस होगा। तो यहीं पे ये इसी को लिख दिए हैं, एक्स इजिकल टू एक्स डैश प्लस वी टी। तो एक्स डैश इजिकल टू क्या हो जाएगा, इधर को हम भेज देते तो एक्स माइनस वी टी बचेगा, एक्स माइनस वी टी। चलिए, तो ये हो गया इक्वेशन टू ले लिए। बाई में कोई चेंज हुआ था, याद कीजिए जो एग्जाम्पल दे रहे थे कि ऊपर वाला डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। जो आप बोल रहे थे कि कुछ दूर के बाद चलिएगा तो लंबाई आपका बढ़ जाएगा, क्या याद आया, चलिए याद आया। तो वहाँ से बाई में कोई चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, उसको हम ठेठ भाषा में समझा दिए थे। यहाँ पे कुछ किताबी लैंग्वेज लिखना है कि क्यों नहीं चेंज हुआ, तो लिख दीजिएगा, द कोऑर्डिनेट बाई डैश एंड जेड डैश रिमेन अनचेंज बिकॉज नो रिलेटिव मोशन। यहाँ पे कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। रिलेटिव मोशन किस में था, एक्स डायरेक्शन में था। मोशन इज ऑब्जर्व्ड अलोंग बाई एंड जेड एक्सिस। ए एक्स और सॉरी जेड और वाई डायरेक्शन में अ, अ, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं था, इसलिए वहाँ पे अनचेंज हुआ, चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो यानी बाई डैश इजिकल टू बाई, जेड डैश इजिकल टू जेड। एक सबसे खास चीज आता है, एज द टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम इन क्लासिकल फिजिक्स। आप ट्रेन पे बैठे हुए हैं, आपका रेफरेंस फ्रेम कुछ और है, प्लेटफॉर्म पे कोई बैठा हुआ, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ और है, आपको कोई लेने आ रहे हैं, रिसीव करने आ रहे हैं स्टेशन पर से, तो अभी बस पे बैठे हुए हैं, उनका कुछ और है। हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, आप इसको कभी आप पढ़ रहे होंगे। तो अभी की बात करते हैं, अभी इसी टाइम की बात करते हैं। तो आपके टाइम 8:30 हुआ, तो प्लेटफॉर्म पे 8:32 हो जाएगा। ये जो बस में आ रहा है 8:35, उसी टाइम पे, इस
इंस्टेंट टाइम में, जिस टाइम आप देख रहे हैं घड़ी उसी टाइम पे अगर सब देखे तो चेंज होगा टाइम? नहीं होगा। तो टाइम भी दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी यहाँ पे चेंज कौन होगा? जिसमें रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है। यानी एक्स डायरेक्शन में तो एक्स में ही चेंज होगा, अगर हम बाई में बढ़ाएं तो बाई में ही होगा, जेड में करें तो जेड में ही होगा। अब बाकी सब क्या रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि इक्वेशन 1, 2, 3, 4, 5 आर नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एस टू एस डैश। एक फ्रेम रेफरेंस से दूसरे रेफरेंस फ्रेम में जाने पे क्या चेंजेज हुआ? तो यही सब चेंजेज हुआ। चेंजेज क्या हुआ? एक चेंजेज हुआ एक्स डैश इजकल टू एक्स माइनस वी टी। अब इसको आइए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब बताइए सेकेंड लॉ को जब किसी चीज के लिए असलरेशन हम देख लिए, टाइम देख लिए, वेलोसिटी देख लिए, तो उसके लिए फोर्स क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब बोल रहा है ना, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें इसको प्रूव करना था, तो इसीलिए हम क्वेश्चन में जो थ्योरी है उसी में अंदर डाल दिए, ठीक है। ताकि आप जब भी पढ़े तो पहले ही इस चीज को पढ़ ले। ऐसे तो आपको मैराथन भी करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQ। मैराथन का मतलब समझते हैं ना? लास्ट में एग्जाम से 2 दिन पहले देखिए पूरा फिजिक्स 5 से 6 घंटा का क्लास लेके खत्म कर देंगे, ठीक है। मतलब ये तो डेली पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा ही रहे हैं, लाइव आएंगे अब 5 से 6 घंटा लगातार, ठीक है। पूछिएगा अपने सीनियर से कि उनको एग्जाम के टाइम में 5 से 6 घंटा लगातार क्लास लेते हैं, वो लोग भी बैठ के आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इजकल टू एम d2/dt²। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ क्या पढ़े थे? फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब उससे जो फोर्स का डिफिनीशन आया था क्या था? F इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को आप d2x/dt² लिख सकते हैं। कैसे? x डिस्प्लेसमेंट है तो एक बार अगर करते हैं तो क्या बताता है? वेलोसिटी। और 2 बार कर देते हैं इसी को डिफरेंशिएशन तो क्या बताता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिए। चलिए, अब उसको डिफरेंशिएशन करना है, जो वैल्यू आया था ऊपर याद कीजिए, वो वैल्यू जो आया था एक्स डैश इजिकल टू एक्स माइनस वी टी, तो ऊपर आया था ना, देखिए दिखा देते हैं। ये जो आया था ना एक्स डैश इजिकल टू एक्स माइनस वी टी, इसी का डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स डैश को करना है तो एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स डैश बटा टी। और एक्स का करना है तो क्या हो जाएगा? dx/dt। और माइनस वी टी का, तो वी टी को करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? भी, यहाँ से हो जाएगा भी। अब बताइए यहाँ पे कि इसको आप dt डैश से कर सकते थे, लेकिन टाइम में कोई चेंज होता है? नहीं होता है, तो हम टी ही रहने दिए, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए, क्योंकि एक्सेलरेशन बनाना है ना, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? d2x डैश/dt²। इसका क्या हो जाएगा? d² x/dt²। कांस्टेंट भी है, भी का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0, ठीक है। भी कांस्टेंट था तो उसका वैल्यू हो गया 0। यानी आप देख रहे हैं, कुछ पता चला? यहाँ से इतना दूर तो कर दिए, लेकिन आपको कुछ पता चला? नहीं चला पता? कहाँ से पता चलेगा? मैसेज तो आप मोबाइल में देखते रहते हैं, देखते रहते हैं ना, नोटिफिकेशन आता है तो। देखिए ध्यान से, फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन था, और जो ऊपर उसके बाद पहले तो ये इक्वेशन ले लिए, ठीक है। दूसरा इक्वेशन एक्स डैश इजिकल टू एक्स माइनस वी टी जो था, उसको एक बार डिफरेंशिएशन किए, 2 बार डिफरेंशिएशन किए, तो असलरेशन बता दिया। जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो असलरेशन बता देता है। अरे यार, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, असलरेशन जो हुआ ना दोनों, असलरेशन ये बता दिया कि असलरेशन भी दोनों सेम है। नहीं समझ में आया? अभी तक कर दिए पूरा, समझ में नहीं आया? x डैश/dt²। डैश वाला क्या था? एस डैश रेफरेंस फ्रेम में था, और d2/x/dt², किस में था? एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था। ये है क्या? असलरेशन। 2 बार डिफरेंशिएशन है ना, तो है असलरेशन। असलरेशन बराबर हो गया तो समझिए क्या होगा? फोर्स भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इजकल टू मास इंटू असलरेशन होता है। अब मास तो हर जगह कांस्टेंटे होता है, और यहाँ असलरेशन बराबर है तो एफ भी बराबर होगा, एफ डैश भी बराबर होगा। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना होगा। किन्हीं को तो माइंड से उड़ गया होगा कि क्या बोल दिए सर। तो आइए करते हैं साथ में, देखते हैं दोनों की क्या हुआ है, ठीक है। चलिए, असलरेशन यहाँ तक निकालनी है, किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो अगला लेक्चर में अगर आपका दिक्कत रहे, कोई भी दिक्कत हो तो आप कभी भी, ऐसा नहीं कि अभी फिलहाल,
जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप बता दीजिएगा कि सर इसमें प्रॉब्लम हुआ था। कोई भी क्लास ले रहे होंगे हम, उस टाइम आपको उस चीज़ के बारे में जिक्र कर देंगे कि किन्हीं का 15 ऐसा करते हैं कि 10 मिनट का डॉट सेशन ले लेंगे हर क्लास में। जो देखेंगे जिसका कमेंट आएगा पीछे से कि ये वाला है, तो उसके लास्ट में, किसी भी वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन का यहाँ डॉट क्लियर करेंगे। तो आप डॉट कमेंट सेक्शन में डॉट पूछिएगा, एक मैनर में पूछिएगा, ऐसा नहीं कि सर ये वाला, आराम से, मतलब वहाँ पे लगना चाहिए कि कोई भी कमेंट पढ़े तो लगे कि हाँ मैनर में है। ऐसा लिखना है कि सर इस टॉपिक में डॉट था, इसको अगले वीडियो में क्लियर कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देना है वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। असलरेशन दोनों में क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब आते हैं इसी को चीज को दिखाते हैं कि एम डैश इजकल टू एम होता है, यानी मास कहीं भी रहे, फ्रेम एस में रहे, S2 में रहे, चंद्रमा पे रहे, कहीं भी रहता है तो मास क्या होता है बाबू, सेम होता है। आपको पता है ना। चलिए पता है तो आगे बढ़िए। फोर्स, द फोर्स इन फ्रेम एस, ठीक है। फोर्स क्या था एस फ्रेम में, क्या था, F इजिकल टू एम D2। ये क्या है, असलरेशन है। जो ये लिख रहा है मास इंटू असलरेशन, ये क्या है, असलरेशन है। तो आप, और एस डैश में देखिए ये क्या था, एस फ्रेम में था, एस फ्रेम में था, ये एस डैश फ्रेम में, तो डैश लगा देंगे, एम डैश एफ डैश एम डैश D2 x डैश DT² x। तो जब ये दोनों बराबर मास भी बराबर, तो ये फोर्स बराबर नहीं हो जाएगा। जब RHS बराबर हो गया तो LHS बराबर नहीं हो जाएगा। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 8 और 9 से RHS दोनों का बराबर है, ये बराबर है, तो F इजकल टू एफ डैश। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज अनचेंज्ड इन द फ्रेम एस और एच डैश, ठीक है। तो यही हो गया आंसर। कितना बढ़िया हो गया, कितना अच्छा से समझ में आ गया। कोई दिक्कत हुआ देखिए तो जल्दी से। आई होप कहीं दिक्कत नहीं। लाइव क्लास लेंगे बाबू, जल्दी लेंगे, क्योंकि ऐसे हमको भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। जब तक आप उधर से डॉट नहीं पूछेगा कोई, जब तक कुछ बीच में वार्तालाप नहीं होगा तो कैसे मज़ा आएगा। हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ दिन वेट कीजिए। हेंस न्यूटन सेकेंड लॉ इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कि सेकेंड लॉ भी है जो इनवेरिएंट है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। चलिए, और अगर ये 2 नंबर में आएगा, यही क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर में ऐसे होता है, क्वेश्चन पैटर्न पता नहीं होगा ना, अभी फर्स्ट बार है। 70 मार्क का पूछा जाता है, उसमें 14 नंबर का होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा ना तो एगो क्वेश्चन दे देगा छोटा सा, वो 2 नंबर का रहेगा, उसको 2-3 लाइन में लिखना है। तो यही जब आएगा ना कि राइट द इक्वेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो बस 2 नंबर में इतना ही लिखना है, द इक्वेशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर पास्ट एक्स डैश इजकल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इजकल टू वाई, जेड डैश इजकल टू जेड, और टी डैश। क्योंकि कौन चेंज हुआ था, सिर्फ यही चेंज हुआ था ना। फोर्स के बारे में लिखना चाहते तो फोर्स इजकल टू एफ डैश, ठीक है, यही हो गया। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला टॉपिक पर बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशन विथ एग्जाम्पल। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशन विथ एग्जाम्पल। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशन, किसको हम कहते हैं कि मोशन ऑफ पार्टिकल इन 1 डायमेंशन है। तो जब किसी भी पार्टिकल पर फोर्स लगाया जाता है और वह एक ही स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है, तो उसे हम लोग मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। एक स्टेट, मान लीजिए कि बॉल है, ठीक है, बॉल है, इसको आप हिट किए, तो हिट करेंगे तो ये जो बॉल है एक ही स्ट्रेट लाइन पे क्या करे, मूव करे, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशन, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि पहले है क्या कि मोशन ऑफ 1 डायमेंशन। तो आपको पता चल गया कि क्या होता है, एक स्ट्रेट कि कोई भी फोर्स लगाने, किसी भी पार्टिकल पर फोर्स लगाने पर वह एक ही डायरेक्शन में मूव करे। आगे बढ़े, जहाँ पे क्या है देखिए, ये कोई मास का बॉडी था, इसको हम लोग क्या किए, यहाँ से फोर्स लगाया, तो इस असलरेशन के साथ, ए असलरेशन के साथ कहाँ पहुँच गया, बी पॉइंट पे पहुँच गया, ठीक है। और उसका वो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स डिस्टेंस है। वो दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, एस एक्स है। तो ए क्या है यहाँ पे, असलरेशन है, एफ क्या है, फोर्स ऑन द बॉडी है, एम क्या है, मास है, मास ऑफ द बॉडी है, एक्स क्या है, पोजीशन ऑफ द बॉडी है, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ
मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है हमको। लेट अस कंसीडर ए बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। मान लेते हैं कि बॉडी कहाँ से जा रहा है, मूव कर रहा है, ए टू बी कर रहा है। आफ्टर फोर्स अप्लाइड द एबव क्वांटिटी इट्स फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए पॉइंट पार्टिकल बॉडी इज गिव अस एफ इजिकल टू एम ए। फोर्स इजिकल टू क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ए क्या है, डी वी अपॉन डी टी। और जिसको, अरे बाबू इसको तो 14 बार से बताते आ रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है उसको हम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या सोचना फिर इसके बारे में। नहीं आता, एक बार और लास्ट बार और बता रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट है, एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं इसका तो वेलोसिटी बनता है। एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या बनता है, एक्सेलरेशन बनता है। तो एक्सेलरेशन इजकल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास जो फोर्स है वो किस किस में है, एक्स और टी में है, एक्स और टी में है, ठीक है। एम डी, उसी को लिख दिए एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो वेयर एफ एक्स और टी फोर्स एज ए फंक्शन एक्स टी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। द इक्वेशन टू जो रिप्रेजेंट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। द इनिशियल पोजीशन एंड वेलोसिटी आर as initial coordinate and the differential equation is solved, the solution of differential equation give the position x at all time. The following example और consider। तो जो ये चीज जो देख रहे थे ना उसको हम फोर्स पे अप्लाई करके देखते हैं, मतलब किसी चीज पे अप्लाई करके देखते हैं कि वो सही कंडीशन आता है कि नहीं आता है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। इतना दूर में कहीं दिक्कत हुआ, दिक्कत नहीं ना हुआ। तो चलिए फोर्स पे अप्लाई करके देखते हैं। कोई भी फोर्स को देखिए, क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा कि अंडर ग्रेविटी ये वाला बताना है। ए पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी मतलब जो पार्टिकल, ऐसे देखिए ये पार्टिकल है, इसको नीचे गिरा रहे हैं, छत पे से आप बॉल को नीचे फेंक रहे हैं, तो इसको बताइए कि ये है कि वन डायमेंशनल है या नहीं है, ठीक है। या जो इलेक्ट्रिसिटी वाला, हम तो दो कर देते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा वो एग्जाम में एक ही को कीजिएगा। ए चार्ज पार्टिकल इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सर्किट है, सर्किट में जो इलेक्ट्रिक है चार्ज है उसके बारे में बताइए। तो हम अंडर ग्रेविटी वाला और चार्ज वाला दोनों वाला कर देते हैं, ताकि आप एग्जाम में कोई जो आपको एक आसान लगेगा उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों को करके दिखाते हैं। बोले थे, पहले ही बोले थे, याद है ना, कि टू द पॉइंट बताएंगे। लॉन्ग इधर उधर से, जिसे बोर्ड एग्जाम में होता है ना, जहाँ तहाँ से भी क्वेश्चन बताया जाता है, यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम है, आपको टू द पॉइंट बताया जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये और आपका सपोर्ट रहा तो जल्द ही डिजिटल बोर्ड लाएंगे, ठीक है। बस आप जल्दी से जल्दी सपोर्ट करें, सपोर्ट कुछ नहीं, बस जल्दी से यहाँ पे सभी को ज्वाइन करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, कमेंट करवाइए, और आपसे कुछ नहीं चाहिए हमको, ठीक है। बस इतना ही करवाइए। इसके बदले आपको हम बहुत कुछ देंगे 8 सेमेस्टर तक फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे लो क्वालिटी का देखिए पीडीएफ पे है, तब ना आपको कुछ और टाइप का लग रहा है। यही बोर्ड पे पढ़ाते तो इसी का लोग बेच रहा है मार्केट में, तो 5 से 6 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर ले रहा है, जो आपको फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है। और इस इतना बढ़िया क्वालिटी भी नहीं मिलेगा। ये भले पीडीएफ पे है तो अभी आपको छोटा सा लग रहा है, जब ये इसी को डिजिटल बोर्ड पे लाते ना तो देखिए कितना मज़ा आता पढ़ने में, ठीक है। तो कोई नहीं, कोई कुछ भी धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे बिल्ट होता है। बुर्ज खलीफा भी एक के बार बुर्ज खलीफा नहीं बन गया होगा, ठीक है। उसके लिए भी उसका नींव पड़ा होगा, फिर धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनते बनते कितना फीट का है, जितना भी फीट का रहे उतना फीट का बना होगा, ठीक है। तो कोई चीज़ भी स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं। ए पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ सेकेंड लॉ द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इज गिवन। कोई बॉडी था, कोई ऊपर से बॉल है, उसको हम नीचे गिरा रहे हैं, तो उसमें जो जी है वो क्या है, ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। फोर्स इजिकल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ ग्रेविटेशनल है तो क्या हो जाएगा, एम जी इंटू जी, ठीक है। अब आते हैं, नीचे आते हैं थोड़ा सा। इक्वेशन 1 कैन ऑल्सो रिटेन एज ए फिजिकल टू, लिख सकते हैं आप, एम इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। चलिए, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, दोनों इक्वेशन का कंपेयर कीजिए। ए फिजिकल टू एम जी
ठीक है। एम ए ऐसे ए फिजिकल टू क्या होता है, एम ए होता है, लेकिन असलरेशन नीचे की ग्रेविटी से है ना, तो इसलिए यहाँ पे जी लगा दिए। अब इसको और इस क्वेश्चन को ए फिजिकल टू एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को क्या करते हैं, कंपेयर करवाते हैं। तो फोर्स से फोर्स कैंसिल आउट, क्या दोनों इक्वल हो जाएगा, एम जी इंटू जी इजकल टू एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। एम से एम कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि मास कहीं भी हो, ठीक है, बराबर ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एम जी जो है ग्रेविटेशनल मास है ऑफ पार्टिकल, जी क्या है, असलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब दोनों सेम था तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, जी इजकल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो जी इजकल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बार अगर उसका हम लोग ऐसे डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये कहाँ से आया होगा, जब हम डी वी बाई डी टी किए होंगे, मतलब वेलोसिटी को एक बार क्या किए होंगे, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएशन किए होंगे, तो इसको हम असलरेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, बस चेंज किए, फॉर्मेट चेंज किए कि वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो असलरेशन आता है, तो हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन के रूप में लिख दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी वी अपॉन डी टी इजकल टू जी। अब क्रॉस देखिए, यहाँ पे देखिए एक चीज और बताते, यहाँ से है ना, ये रेड पेन से जो किया हुआ है ना, ये आपको कैलकुलेशन बताए हैं यहाँ पे बगल में, लिखे हैं डायरेक्ट, देखिए ऐसे डी वी अपॉन डी टी इजकल टू जी, तो यहाँ पे वैल्यू लिख दिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे वी नॉट प्लस जी टी, ये कहाँ से आया है तो यहाँ पे दिखा दिए। तो देख लीजिए, आपको भी एग्जाम में या जैसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा, गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन देख लीजिए अभी सिखा देते हैं, यहाँ पे बगल में कर दिए हैं, इसीलिए बगल में कर दिए कि आपको सोचना ना पड़े कि सर ये वाला डायरेक्ट आप कैसे कर दिए, यहाँ कर दिए। डी वी है, डी टी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जी इंटू डी टी कर दिए, डी वी इजकल टू जी डी टी कर दिए। अब दोनों की इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो भी है तो भी नोट से भी कर दिए, लिमिट लेते हैं ना, तो भी नोट से भी कर दिए, डी वी इजकल टू जी जी डी टी, जीरो से टी, तो भी का क्या हो जाएगा, डी भी का क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, भी नोट से भी, और जी डी टी का क्या हो जाएगा, जी तो कांस्टेंट है बाहर, और डी टी का क्या हो जाएगा, टी, जीरो से टी तक, तो भी नोट से भी है तो क्या हो जाएगा, भी माइनस भी नोट, इसमें जी जीरो से टी है तो इसका लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी टी, यानी माइनस में भी नोट, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में भी नोट, तो भी इजकल टू भी नोट प्लस जी टी, फ्रॉम इक्वेशन ए इजकल टू भी माइनस भी नोट बाई टी। तो इसको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ा, हम यहीं से कर दिए, ठीक है, यहीं से समझा दिए, ठीक है। तो भी इजकल टू भी नोट प्लस जी टी, अब पता चल गया कहाँ से आया। चलिए, जहाँ भी नोट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, तो इसको अगर एक बार डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी भी नोट जी टी, ठीक, मतलब ऐसे बाबू, एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है ना, उसी को लिख दिए डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है, डी एक्स डी टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तो क्या हो जाएगा, इसको भी देखिए, इसको भी करके दिखा दिए, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट यहाँ आंसर ला देते, तो इसको भी दिखा दिए करके, इंटीग्रेशन बहुत साइड करेंगे, तो डी एक्स इजकल टू भी डी टी डी एक्स, तो इसका करेंगे डी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा एक्स, और एक्स नोट से एक्स, भी नोट का क्या हो जाएगा, भी नोट, और डी टी का क्या हो जाएगा, टी, जीरो से टी लिमिट, जी का क्या हो जाएगा, जी, और टी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी है तो टी स्क्वायर अपॉन टू, जीरो से टी, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, एक्स माइनस एक्स नोट हो जाएगा, भी नोट टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई टू, तो यही हो गया, इधर माइनस में नोट तो उधर प्लस में नोट, यही आपका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। तो द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स नोट कॉन्स्टेंट है, एज लाइक सी एक्स नोट इनिशियल पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल, यहाँ पे जो वैल्यू दिया उसका नाम दिया हुआ, तो ये हो गया बाबू। तो इसी को हम देख रहे थे कि आपका जो क्या था कि मोशन इन पार्ट वन डायमेंशनल, ठीक है, एक वन डायमेंशनल मोशन को डिस्क्राइब करना था, तो इसी तरह से हम लोग क्या क्या किया कर दिए, ठीक है। तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सेकेंड, जब पूछा जाएगा कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन, तो आप क्या करेंगे, पहले इस तरह से फिगर बनाएंगे, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, और उसके बाद कोई एक एग्जांपल लेके कर देंगे। तो पहला हम तो कहेंगे कि ये अगला वाला को कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा लेंदी है, अगला बहुत शॉर्ट है, ठीक है। ऐसे तो समझ में आ गया होगा, ये भी कर सकते हैं, कुछ हार्ड नहीं था, खाली दोनों फोर्स को बराबर किए और उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये चार्ज पार्टिकल इन कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला खाली याद रखना है, जो चार्ज का फॉर्मूला है, अब बाकी बस सबसे आसान यही है। कंसीडर ए पार्टिकल हैविंग चार्ज q प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन एज
एफ इजिकल टू क्यू ई, ठीक है, इसको याद रखना है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एफ क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो एफ इजिकल टू एम एफ फार्मूला जानते हैं। एम एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं बताइए जल्दी से। डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए दोनों को इक्वल करेंगे, अगर दोनों को आप, अच्छा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी को, एक्सेलरेशन को डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर से लिख दिए, और उसको वेलोसिटी को अगर लिखते हैं, अगर एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के रूप में लिखते तो क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। कंपेयरिंग, दोनों को कंपेयर करेंगे तो फोर्स से फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, एम डी वी अपॉन डी टी, उधर क्या था, एफ इजिकल टू क्यू ई, तो बचेगा सिर्फ क्या, क्यू ई, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो क्या है, मास इन्हें गुना में तो इधर हो जाएगा भागा में, इसको भी बगल में कर दिए, डी वी इजिकल टू डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वी नोट से भी इसका करेंगे, जीरो से टी, वी नोट से भी क्या हो जाएगा, वी माइनस वी नोट, इसका करेंगे क्या हो जाएगा, क्यू ई एम टी, जीरो पुट करेंगे तो इधर तो सब जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्यू ई टी अपॉन एम। अब इसका वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, वी इन्हें माइनस में वी नोट, तो इधर हो गया प्लस में वी नोट, तो वी इजकल टू वी नोट प्लस क्यू ई अपॉन एम अपॉन टी, ठीक है। चलिए वी नोट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, तो वेलोसिटी को आप डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं, वी नोट क्यू ई अपॉन एम डी टी टी, ठीक है। चलिए इसको भी अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो टी है, तो टी को इधर भेज दिए डी टी, ठीक है, ये यहाँ पे किया हुआ है, डी एक्स इजकल टू वी नोट प्लस क्यू ई एम टी डी टी, इसका करेंगे तो डी एक्स हो गया वी नोट डी टी प्लस क्यू ई एम टी, ठीक है। एक्स को इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स नॉट से एक्स, यहाँ पे वी नोट डी टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। डिफरेंशिएशन सबको आता है ना बाबू, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, क्योंकि ये दोनों को थोड़ा सा स्किप करते जाएंगे हम। अगर आपको पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम एक दिन आपको बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही बता देंगे, डेली डेली ना बताना पड़े। और आपको अच्छा भी कौन रहेगा कि पहले एक दिन सीख ले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेसिक वाला, जो यूज होने वाला है, जितना पढ़ेंगे वो ना अच्छा रहेगा कि आप कभी यूज कर सकते हैं। हर में एक ही चीज को दिखाते जाएंगे, आपको याद करना है क्या, याद करना नहीं समझना है, ठीक है। तो बोलिएगा कमेंट सेक्शन, देखिए हम कितना बार तो मैसेज करते हैं, ग्रुप में भी मैसेज करते हैं कि अगर आपको कहीं इम्प्रूवमेंट करवाना हो क्लास के से रिलेटेड, कहीं कुछ लगे कि नहीं सर ऐसा कीजिए हमारे लिए अच्छा होगा, हाँ आप बोलिएगा, हम करने के लिए तैयार हैं। आप एक बार बोल के तो देखिए मेरे से, ठीक है। डी एक्स इजकल टू वी नॉट प्लस क्यू ई टी, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिए, एक्स का करेंगे एक्स नॉट से एक्स, इसको क्या करेंगे, डी टी का क्या हो गया, टी हो गया, और टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। यही पे फॉर्मूला पुट कर दिए, मतलब धर दिए, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस एक्स नॉट इजिकल टू वी नॉट टी प्लस क्यू ई अपॉन एम टी स्क्वायर अपॉन टू, यानी माइनस में तो उधर जाके प्लस में, ठीक है। तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट टी प्लस क्यू ई एम टी स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स नॉट, यही आपका आंसर हो गया। तो ये आसान लगा कि वो आसान लगा, जो आसान लगा आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन समाप्त होता है, आई होप आपको क्लास समझ आ रही होगी, ठीक है। आ रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे, ठीक है, इतना तो विश्वास है मुझे। तो ये दोनों कीजिएगा ना बाबू, तब लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। जानते हैं आप, कहीं भी न्यूटन्स, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो न्यूटन्स थ्री लॉ होता है, ठीक है। आप उसमें तीन लॉ होता है, तो थर्ड लॉ क्या बताता है कि आप जितना इफोर्ट देंगे तो सामने वाला उतना ही इफोर्ट देगा। आप लाइक कमेंट करेंगे तो उससे ज़्यादा हम इधर से दे देंगे, न्यूटन्स लॉ को भी फेल कर देंगे, ठीक है। वो तो बताया था कि जितना आप देंगे उतना ही ना देंगे, हम उसको उनको भी फेल करके आप जितना देंगे उससे दुगना इधर से देंगे, ठीक है, इफोर्ट देंगे।